क्या आपने कभी AK-47 नाम के हथियार के बारे में सुना है? AK-47 दुनिया की एकमात्र ऐसी राइफल थी जिसे बुरे से बुरे हालातों में इस्तेमाल किया जा सकता था। जहां दूसरे हथियार बस हल्की सी ठंड पड़ने की वजह से जाम होकर काम करना बंद कर देते थे, वहीं AK-47 को चाहे आप पानी में फेंक दो या फिर उसे घंटों बर्फ में डाल दो, यहाँ तक कि अगर उसके अंदर रेत तक भी चली जाए, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस बंदूक का ट्रिगर दबाने पर उसने फायर ना किया हो। साल 1947 यही वो समय था जब एक छोटे से गांव के लड़के ने इस हथियार को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। उसने ये हथियार अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसका ये हथियार इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार बन जाएगा। मिखाइल क्लाश्निकोव, यही उस आदमी का नाम था जिसने AK-47 का आविष्कार किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि आज क्लाश्निकोव को दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक बनाने का आइडिया आया और उसने कल उसे बनाकर सबके सामने रख दिया। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। आइए जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। ये साल था 1941। वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम देखते हैं कि क्लाश्निकोव और उसके साथी सिपाही आज एक जंग पर आए थे। इस लड़ाई को वो जीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ के भी कई लोग मारे गए थे। क्लाश्निकोव लड़ाई के दौरान एक बम धमाके का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से उसे भी बहुत चोट आई थी। अच्छी बात यह थी कि उसका समय रहते इलाज हो गया और डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। इस लड़ाई में क्लाश्निकोव का हाथ टूट गया था, जिसकी वजह से अब उसे जंग में जाने की इजाजत नहीं थी। उन सभी घायल सैनिकों को आराम करने की हिदायत दी गई थी और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक के लिए उन्हें उनके परिवार वालों के पास जाने के लिए छुट्टियां भी सैंक्शन की गई थी। क्लाश्निकोव की माँ कई सालों से उसके घर आने का इंतजार कर रही थी और आए दिन वो अपने बेटे की घर वापसी के लिए बड़े अफसरों को खत भी लिखा करती थी। हम देखते हैं कि जब सभी सैनिक रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो रहे थे, तभी उनकी कार कीचड़ में फंस जाती है। पहिया काफी गहराई में फंस गया था और उन्हें समय रहते अपनी ट्रेन भी पकड़नी थी। क्लाश्निकोव अपने सीनियर से कहता है कि उसे पास में एक गाँव दिख रहा है, क्यों ना गाँव के लोगों से मदद मांगे, क्या पता उनके पास बैलगाड़ी या फिर कोई साधन हो। वो गाँव उनसे बस कुछ ही मीटर दूर था, इसलिए वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। क्लाश्निकोव की नजर उसके सीनियर के कंधे पर लटकी हुई एक नए हथियार पर पड़ती है, जो एक मशीन गन थी। वो अपने सीनियर से पूछता है कि ये आपका नया वाला हथियार कैसा काम करता है, क्या ये मेरी वाली बंदूक से बेहतर है? उसका सीनियर उसे कहता है कि अरे कोई बात नहीं, अगले महीने से उन्हें भी इन्हीं बंदूकों का इस्तेमाल करना है। और बात रही भरोसे की, तो मैंने भी कभी इसे जंग में इस्तेमाल नहीं किया। देखते हैं, अगर ये वहाँ पर अच्छे से काम की तो हम शायद दोबारा मिलें, और अगर ये नहीं चली तब भी हमें कभी ना कभी तो मिलना ही है। गांव में जाने से पहले वो क्लाश्निकोव को एक पिस्टल देता है और उसे कहता है कि वो उसे 50 मीटर की दूरी बनाए रखे। बाहर से देखने पर वहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असल में उस गांव में वहाँ पर उनके दुश्मन सैनिक दुबक कर बैठे हुए थे। वो उन दोनों पर गोलियां चलाते हैं और अपने बच बचाव में क्लाश्निकोव भी उन्हें शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस मशीन गन के बारे में वो कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो कुछ राउंड्स फायर करने के बाद जाम हो जाती है। उन्होंने दुश्मनों को तो ढेर कर दिया था, लेकिन इस गोलीबारी में क्लाश्निकोव के सीनियर को कंधे पर गोली लग जाती है। क्लाश्निकोव को हथियारों के बारे में काफी जानकारी थी। वो जब उस मशीन गन की मैगजीन खोलकर उसकी जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि ठंड की वजह से उस मैगजीन में लगी एक स्प्रिंग जाम हो गई थी। क्लाश्निकोव उसे तुरंत ठीक कर देता है और उसका सीनियर उसकी हथियारों में इतनी दिलचस्पी देखकर दंग रह जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उसने ये बंदूक किसी सोल्जर के हाथ में नहीं, बल्कि किसी इंजीनियर के हाथ में दे दी थी। हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। मिखाइल को वहाँ पर एक और जंग का सिपाही मिलता है। उसने लड़ाई के दौरान अपना हाथ गंवाया था और उसके अंदर कहीं ना कहीं इस जंग के हालातों को लेकर नफरत थी। वो मिखाइल से पूछता है कि वो इससे पहले क्या काम करता था, जिस पर मिखाइल उसे बताता है कि वो एक फैक्ट्री में कुछ न कुछ बनाता रहता था। उसने तीर कमान, छोटे मोटे हथियार और भी बहुत सारी चीजें बनाई थी। लेकिन उस कारखाने के मालिक ने एक दिन उसे इन्हीं सब के चलते फैक्ट्री से लात मारकर निकाल दिया। वो सोल्जर जब देखता है कि मिखाइल एक ऑटोमेटिक मशीन गन के ऊपर काम कर रहा था, तो वो उसे हिदायत देता है कि उसे इस डिजाइन को आर्मी को दिखाना चाहिए, वो जरूर इसे बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। मिखाइल उसकी बातों से इतना चार्ज अप हो गया था कि वो बीच रास्ते में उस ट्रेन से उतर जाता है। वो मटाई नाम के एक शहर में था। इसी जगह पर वो कारखाना था जहाँ पर मिखाइल सोल्जर बनने से पहले नौकरी करता था। वो भागकर उस कारखाने के मालिक के पास जाता है। कारखाने का मालिक पवेल क्रोतोव पहले तो उसे पहचान नहीं पाता,
लेकिन उसे दिमाग पर जोर डालने पर याद आता है कि ये वही क्लाशनिकोव है जिसे उसने कुछ साल पहले नौकरी से निकाला था। उसे देखकर मानो जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देख लिया था। वो इस बार भी बिना उसकी रैंक की इज्जत किए उसे फैक्ट्री से दफा होने के लिए कहता है। दरअसल कुछ सालों पहले हुआ क्या था कि क्लाशनिकोव उसकी फैक्ट्री में अपनी उसी ऑटोमेटिक गन को बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब एक रूटीन चेकअप के दौरान सरकारी अफसरों को क्रोतोव की फैक्ट्री में वो बंदूक मिली तो उन लोगों ने उसकी पूरी फैक्ट्री को पूरे 2 दिन के लिए सीज करवा दिया। क्रोतोव के ये साबित करने में पसीने छोड़ गए कि वो बंदूक उसकी नहीं है और ऊपर से जो उसे नुकसान सहना पड़ा वो अलग। क्लाशनिकोव उसे समझाता है कि वहाँ बॉर्डर पर उसके लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और उनके पास जो हथियार हैं उसे वो जंग जीतना तो छोड़ो, वो दुश्मनों के सामने ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएंगे। वो उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए बस एक छोटी सी जगह और उसके कुछ टूल्स मांग रहा था। लेकिन क्रोतोव उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि अगली बार वो उसे इस फैक्ट्री में दिखाई नहीं देना चाहिए। क्लाशनिकोव बहुत परेशान था और वो फैसला करता है कि अगली ट्रेन पकड़कर वो अपने घर चला जाएगा। वो रेलवे स्टेशन पर बैठकर एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को देखता है। वो भागकर उनके पास जाता है और उन्हें अपनी ऑटोमेटिक गन के डिजाइन के बारे में बताता है। वो अफसर अपने कीमती टाइम से क्लाशनिकोव के लिए थोड़ा समय निकालता है और वो उसके ऑटोमेटिक गन के डिजाइन से इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने अपनी तरफ से उसे इस बंदूक के ऊपर काम करने की परमिशन दे दी थी। क्लाशनिकोव उसका एक मंजूरी नामा क्रोतोव को दिखाता है। क्रोतोव समझ गया था कि ये लड़का बहुत जिद्दी है, लेकिन साथ ही साथ वो जुनूनी भी था। वो उसे अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए एक कमरा देता है जहाँ पर हर एक औजार पहले से मौजूद था। क्लाशनिकोव अपनी उस ऑटोमेटिक गन के डिजाइन के ऊपर काम करने लगता है। एक ऑटोमेटिक गन से यहाँ पर उसका मतलब ये था कि एक ऐसी गन जिसे चलाने के साथ साथ उसे बार बार रिलोड करने की जरूरत ना पड़े। धीरे धीरे क्लाशनिकोव को एहसास हो जाता है कि वो अपने टूटे हाथ के साथ गन की ड्राइंग तो बना सकता है, लेकिन वो लोहा नहीं काट सकता। उसे कुछ लोगों की जरूरत थी। क्लाशनिकोव क्रोतोव से उसके कुछ वर्कर्स मांगता है, लेकिन क्रोतोव की ट्रेन बनाने की फैक्ट्री थी और वो उन मजदूरों को पैसे देता था, ना कि सरकार। इसीलिए वो क्लाशनिकोव को मजदूर देने से साफ साफ मना कर देता है। क्रोतोव उसे अपना समझकर एक सुझाव देता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है और वो अफसर जिसने तुम्हें ये मंजूरी नामा दिया है उसने भी तुम्हारे अंदर बस एक घायल सैनिक को देखा, एक सैनिक जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। उसने तुम्हें बस तुम्हारी तसल्ली के लिए ये मंजूरी दी है और इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर और कोई खास बात नहीं। क्लाशनिकोव उसकी बातों से निराश हो गया था। वो चुपचाप बैठकर अपने डिजाइन को देख रहा था और अंदर ही अंदर वो खुद से सवाल कर रहा था कि ये उससे हो पाएगा भी कि नहीं। लंच के बीच में उसके पास कुछ लोग आते हैं। ये उसी फैक्ट्री में काम करते थे और जब उन्हें पता चला कि एक नया लड़का किसी बंदूक के ऊपर काम कर रहा है तो वो सभी उसके इस काम में मदद करना चाहते थे। क्लाशनिकोव ने अभी तक अपने गन की ठीक से ड्राइंग भी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को उस पर भरोसा था। वो अपने 8 घंटों की शिफ्ट के बाद उसकी बंदूक बनाने में मदद करते थे और धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर करते करते उन्होंने फाइनली उस गन को कुछ ही हफ्तों में तैयार कर लिया था। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। उन्हें अपनी गन को टेस्ट करना था। पिछली बार भी क्लाशनिकोव यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन एक बोल्ट के लूज होने के चलते उसकी गन ठीक से चली नहीं। हम देखते हैं कि वो जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं उस गन से एक के बाद एक कई गोलियां निकलती हैं और ऑटोमेटिक रीलोडिंग भी ठीक तरीके से काम कर रही थी। क्लाशनिकोव सभी से कहता है कि उनकी मदद के बिना वो कभी इसे पूरा नहीं कर पाता और वो उनकी मदद के लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है। क्लाशनिकोव इसके बाद कजाकिस्तान के अल्मा-आटा शहर में जाता है। उसे उस अफसर से मिलना था जिन्होंने उसे उस गन को बनाने का मंजूरी नामा दिया था। वो उनके ऑफिस में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सरकार ने उसका कहीं और पर ट्रांसफर कर दिया था। वो वहां के एक सोल्जर से कहता है कि कोई बात नहीं, अभी उनकी जगह पर जिन्हें कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है वो एक बार उनसे उनकी बात करवा दे। वो क्लाशनिकोव से कहते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, उसे इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। क्लाशनिकोव उन्हें अपनी गन दिखाकर कहता है कि उसका उनसे मिलना बहुत जरूरी है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब नेशनल सिक्योरिटी तक तो ठीक था, लेकिन सरकारी परिसर में उसका गन दिखाना उसे भारी पड़ जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग उसे खतरा समझकर उससे उसकी गन छीन लेते हैं और उसे कमरे में ले जाकर लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद वहां पर कमांडिंग ऑफिसर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई लड़का है जो अंदर हथियार लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो उस दिन क्लाशनिकोव से नहीं मिलते,
लेकिन उन्होंने उसकी बंदूक को अपने पास रख लिया था। इस तरह की बंदूक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो देखना चाहते थे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि क्लाशनिकोव नाम का ये लड़का इसे सीधा उसके ऑफिस में ले आया। अगले दिन वो उस गन को फायर आर्म डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के पास टेस्टिंग के लिए भेजता है। वो ऑफिसर उस गन को देखते ही समझ जाता है कि ये गन हैंडमेड है, क्योंकि दिखने में वो बहुत सिंपल थी। लेकिन जब वो उस बंदूक से फायर करते हैं तो उनके विचार उस हथियार के लिए एक पल में बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना जाने कितने हथियारों की टेस्टिंग की, लेकिन इतना स्मूथ फायर करने वाली ऑटोमेटिक गन उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। हम देखते हैं कि सभी क्लाशनिकोव का मजाक उड़ा रहे थे। वो उसे कहते हैं कि शक्ल से तो वो 5वीं पास भी नहीं लगता, और वो खुद को उस गन का इन्वेंटर बता रहा है। उन्होंने उसे पिछले एक दिन से भूखा रखा था और क्लाशनिकोव को लग रहा था कि शायद वो उसे जेल में भी डाल दें। कुछ देर बाद वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर आता है और वो क्लाशनिकोव को उसके साथ चलने के लिए कहता है। जो लोग कुछ देर पहले उस पर हंस रहे थे अब उन लोगों के चेहरे देखने लायक थे। कमांडिंग ऑफिसर क्लाशनिकोव से कहते हैं कि उसकी बनाई हुई गन बहुत अच्छी है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि इस तरह का हथियार तो हमारे हर सोल्जर के हाथ में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ऑल यूनियन फायर आर्म्स कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा, क्योंकि उस कंपटीशन को जीतने वाले हथियारों को ही मिलिट्री में शामिल किया जाता है। क्लाशनिकोव की गन पर अभी बहुत काम बाकी था। उसमें कुछ सुधार के बाद अब समय आ चुका था कि वो उसे उनके जनरल के सामने पेश करें। क्लाशनिकोव बहुत नर्वस था। अगर उसकी गन किसी भी कारण से नहीं चलती तो जनरल उसे कंपटीशन से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। हम देखते हैं कि जनरल उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि तुम में से क्लाशनिकोव कौन है। क्लाशनिकोव उसके सामने आता है और उसे अपना हथियार पेश करता है। वो जनरल जब उसकी बनाई हुई बंदूक से एक दूर रखे टारगेट के ऊपर शूट करता है तो उसकी गन ठीक ही काम कर रही थी। जनरल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न खुशी के और न ही निराशा के। वो क्लाशनिकोव से पूछता है कि तुमने अपनी ये यूनिफॉर्म कब से नहीं बदली। जनरल उसे खुद के लिए एक नई यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि वो खुद उसकी सिफारिश इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी से करेगा। क्लाशनिकोव खुशी के मारे फूला नहीं समाता और जिन जिन लोगों ने उसके साथ इस गन को मिलिट्री तक पहुंचाने का सपना देखा था वो कहीं ना कहीं उजागर होता हुआ नजर आ रहा था। उस रात वो सभी जश्न मनाते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सभी से कहता है कि बहुत कम ही लोग होते हैं क्लाशनिकोव जैसे जिनके अंदर इस तरह के काम करने का पैदाइशी हुनर होता है। क्लाशनिकोव समय समय पर अपनी माँ को चिट्ठियां लिखा करता था और उन्हें बताता था कि वो अपने देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। इसके एक साल बाद यानी 1943 में क्लाशनिकोव को मॉस्को भेज दिया जाता है। अब से उसे यहीं पर रहकर अपनी गन के ऊपर काम करना था। जनरल की सिफारिश के चलते उसे वहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि अक्सर वहाँ पर आने वाले नए लोगों को परेशान किया जाता था। हम यहाँ पर एलेक्स नाम के एक और वेपन डिजाइनर को देखते हैं। वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था और वो अक्सर क्लाशनिकोव की गन का मजाक उड़ाता रहता था। हम देखते हैं कि क्लाशनिकोव को वहाँ पर सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक ऑफिसर उसे उसका वर्कशॉप दिखाता है और कहता है कि तुम इसे अपना ही घर समझो। लेकिन तभी तक जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता वो उससे उसकी गन की टेक्निकल ड्राइंग्स मांगता है। लेकिन क्योंकि क्लाशनिकोव इतना पढ़ा लिखा नहीं था इसीलिए उसे नहीं पता था कि टेक्निकल ड्राइंग्स क्या चीज होती हैं। उसके पास तो बस उसकी बेसिक ड्राइंग्स थी। क्लाशनिकोव जब लंच कर रहा था तो एक लड़की उसके पास आती है। इस लड़की का नाम कैटरीना था। उसे टेक्निकल ड्राइंग्स बनाने में महारत हासिल थी और उसे क्लाशनिकोव की मदद के लिए भेजा गया था। क्लाशनिकोव को पता चलता है कि उस कंपटीशन में वसीली देख्तरोव के बनाए हुए हथियार भी हिस्सा ले रहे थे। क्लाशनिकोव उन्हें अपना गुरु मानता था, क्योंकि रशियन मिलिट्री के आधुनिक हथियारों में उनके जितना योगदान शायद ही किसी ने दिया होगा। कैटरीना उसकी वर्कशॉप पर आती है और उसके वेपन के एक एक पार्ट्स का नाप लेकर उनकी टेक्निकल ड्राइंग्स बनाने लगती है। क्लाशनिकोव उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। लेकिन वो खिड़की से झांक झांक कर उसे फिर भी देख रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सीखना था कि टेक्निकल ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं। लेकिन कैटरीना ने उसे उससे बात करने के लिए मना किया था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे काम खत्म हो चुके थे और कंपटीशन की डेट भी काफी नजदीक थी। क्लाशनिकोव कैटरीना से कहता है कि अगर वो नहीं जीता तो पता नहीं कब उसे दोबारा उससे मिलने का मौका मिले। वो कैटरीना से पूछता है कि क्या आज रात वो उसे उसके घर छोड़ सकता है। कैटरीना को इससे कोई एतराज नहीं था। वो दोनों एक साथ पैदल पैदल घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ सोल्जर्स दिखते हैं। वो सभी जश्न मना रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर कैटरीना से डांस के लिए पूछता है। कैटरीना उसे कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन उसे एक बार क्लाशनिकोव से भी पूछना होगा, क्योंकि आज वो उसकी डेट है। क्लाशनिकोव दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों को डांस करने देता है। डांस के बाद वो ऑफिसर कैटरीना से उसे उसके घर भी छोड़ने की परमिशन मांगता है। क्लाशनिकोव का ये सुनकर पारा थोड़ा गर्म हो गया था। वो उससे बहस करने लगता है, लेकिन उन दोनों को इस तरह एक दूसरे से लड़ता हुआ देख कैटरीना उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। क्लाशनिकोव पीछे पीछे उसके घर तक आता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि कैटरीना की एक बेटी भी थी। वो उसे उसके हस्बैंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, पर हाँ, अब वो उसके साथ नहीं रहता था। अगले दिन कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट सुनाए जाते हैं और इतनी दूर आने के बाद क्लाशनिकोव को पता चलता है कि वो इस कंपटीशन को हार गया था। एलेक्स उसका मजाक उड़ा रहा था, पर वो इस बात को सीधे तौर पर नहीं कहता। क्लाशनिकोव अब टूट गया था, इसीलिए वो अपने सीनियर से उसे वापस बॉर्डर भेजने की जिद करता है। सीनियर्स उसे समझाते हैं कि देखो, यहाँ तक पहुँचना भी कोई छोटी बात नहीं है, उसे इस तरह हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही महीनों में फिर से एक नया कंपटीशन होने वाला है और इस बार उन्हें एक हल्के वजन वाले बंदूक की जरूरत है। वो क्लाशनिकोव को वापस कजाकिस्तान जाकर एक नया हथियार बनाने की हिदायत देते हैं, क्योंकि वहाँ सभी उसे जानते थे। एक वही तो था जो उन्हें इतना आगे तक लेकर आया था। क्लाशनिकोव वापस कजाकिस्तान जाता है। उसके सभी पुराने लोग उससे मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन जनरल उससे अपनी थोड़ी नाराजगी जाहिर करता है, क्योंकि मॉस्को से वापस लौटकर वो पता नहीं क्यों, लेकिन अपने काम के लिए पहले जितना सीरियस नहीं था। इसके बाद वो दोबारा से एक नई गन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उसी फैक्ट्री में उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ मिलकर उसने अपनी पहली गन बनाई थी। बीच बीच में क्लाशनिकोव कैटरीना को खत भी लिखा करता था। उसे कैटरीना के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वो उसे लिखता है कि वो उससे मिलना चाहता है, पर कैटरीना का सामने से जवाब आता था कि वो उसके पास नहीं आ सकती। अगर उसे उससे मिलना है तो वो अपने काम को पूरा करे और जल्दी से यहाँ आ जाए। हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी गन बना डाली थी। एक ऑफिसर मॉस्को से खास क्लाशनिकोव से मिलने आया था और उसका काम था उसे उस गन के साथ सही सलामत कजाकिस्तान से मॉस्को पहुंचाना। 1941 से शुरू हुई ये भागदौड़ देखते देखते 1943 तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। क्लाशनिकोव जब रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसके सामने एक दूसरी ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन से एक आदमी क्लाशनिकोव का नाम पुकार रहा था। क्लाशनिकोव जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो उसका भाई है। उसके भाई को ट्रेन में भरकर वो लोग कहीं ले जा रहे थे। एक तरह से उसके भाई को देशद्रोही की कैटेगरी में डाला गया था। अब एक ही धरती पर पैदा हुए दो सगे भाइयों में आखिर एक के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे का भी अपना एक अलग इतिहास है। लेकिन हाँ, क्लाशनिकोव उस ऑफिसर के सामने अपने भाई को पहचानने से इनकार कर देता है। वो अपने भाई से 8 साल बाद मिला था और अब शायद वो दोबारा उससे कभी ना मिल पाए। वो उसकी इस हालत के लिए बहुत दुखी था, पर वो आखिर करता भी क्या। उसके साथ का अफसर उन लोगों के बारे में भला बुरा बोल रहा था जो अपने देश से प्यार नहीं करते थे। इनडायरेक्टली क्लाशनिकोव का भाई भी उन्हीं लोगों में शामिल था। वो ट्रेन से उतरने के बाद अपने भाई के बारे में सोचकर बहुत दुखी था। वो गलती से गलत रास्ते की ओर चलने लगता है। उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था, जिसकी वजह से उस ऑफिसर को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो क्लाशनिकोव से कहता है कि रेलवे स्टेशन पर जो आदमी तुम्हें आवाज लगा रहा था वो तुम्हारा भाई है। मैंने उसे तुम्हें भाई कहते हुए सुन लिया था। बात बात में वो क्लाशनिकोव को भी देशद्रोही कह देता है और ये सुनकर क्लाशनिकोव आग बबूला होकर उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा दौर था जहाँ पर अगर आप अपने देश के लिए उस देश के लीडर से अलग सोच रखते थे तो बस इतना काफी होता था आप पर देशद्रोही का थप्पा लगाने के लिए। क्लाशनिकोव उस ऑफिसर से कहता है कि वो देशद्रोही नहीं है और आइंदा से उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल भी मत करना। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उनकी इस लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हम देखते हैं कि क्लाशनिकोव मॉस्को पहुंचकर सबसे पहले कैटरीना से मिलने जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और अब उन दोनों के बीच में नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी थीं। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मॉस्को आने के कुछ ही दिन बाद उन सभी की एक मीटिंग बैठाई जाती है और आगे जो होने वाला है वो क्लाशनिकोव के हौसले को पूरी तरह से तोड़ने वाला था। सभी पार्टिसिपेंट जो हल्के वजन वाली बंदूक की कैटेगरी में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें बताया जाता है कि कमीशन ने उन्हें टेस्टिंग से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है। सोवियत यूनियन को मजबूत और टिकाऊ हथियारों की जरूरत आन पड़ी थी और अब इस तरह के हथियारों को कारखानों में बनाने की मंजूरी देना उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। क्लाशनिकोव की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो उस दिन के फैसले को अपनी जिंदगी का सबसे घटिया फैसला मानता है।
जब वो बीच रास्ते में उस ट्रेन से उतरकर उस कारखाने में गया था, वो सोचने लगता है कि अगर उसने ये नहीं किया होता तो आज उसकी जिंदगी इतनी बदतर ना होती। कम से कम वो अपनी माँ के पास तो होता। अगले दिन वो गुस्से में अपने डॉक्टर के पास जाता है। वो अब इन सब से तंग आ चुका था। क्लाशनिकोव अपने डॉक्टर से कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उसे वापस बॉर्डर पर जाकर अपने देश के लिए ड्यूटी करनी है। डॉक्टर उसे उसका हाथ सीधा करने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि उसने क्लाशनिकोव को बताया था, हम देखते हैं कि उसका हाथ सीधा नहीं हो रहा था। क्लाशनिकोव मेडिकली फिट नहीं था, इसलिए वो उसे रिजॉइन करने की परमिशन नहीं देता। ये साल था 1945 और हम सभी जानते हैं कि इस साल क्या हुआ था। उन सभी को अनाउंस किया जाता है कि वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए। सभी बहुत खुश थे। वो सभी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर नाचने लगते हैं। ये दिन काफी ऐतिहासिक था, क्योंकि पूरे 6 साल चलने वाली इस लड़ाई में 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। हम देखते हैं कि रशिया ने हथियारों की टेस्टिंग अब बंद कर दी थी और जो वेपन्स उस समय प्रोडक्शन में थे उन पर भी रोक लगा दी गई थी। क्लाशनिकोव अपने देश की इस जीत से खुश तो था, लेकिन साथ ही साथ उसकी इतने सालों की मेहनत पर एक पल में पानी फिर गया था। कैटरीना उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत स्मार्ट हो, हम मिलकर एक मिक्सर मशीन बनाएंगे। और वो मजाक मजाक में कहती है कि हम उसका नाम रखेंगे AK-1। जंग के बाद जब सभी सैनिक अपने अपने घर जा रहे थे तो क्लाशनिकोव अपनी गन को एक कपड़े में लपेटकर उसे अपने सीनियर के पास लेकर जाता है। वो उनसे कहता है कि उसे पता है कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या उनकी इतने सालों की मेहनत की कोई कीमत नहीं, इसे बस ऐसे ही फेंक दिया जाएगा जैसे कि ये कभी बनाई ही नहीं गई थी। ये सुनकर उसका सीनियर क्लाशनिकोव को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर दिखाता है। वो कहता है कि वैसे मैं इसके बारे में कल सभी को बताने वाला था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जोशीले हो। रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें उन अनटेस्टेड वेपन्स पर आगे काम करने की मंजूरी दे दी थी। वो क्लाशनिकोव से कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसे करते रहो, उसके लिए रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए। क्लाशनिकोव ये जानकर बहुत घबराया हुआ था कि उसे आगे काम करने के लिए वसीली देख्तरोव की वर्कशॉप पर भेजा जा रहा था। क्लाशनिकोव इस कंपटीशन में उन्हें ही अपना सबसे मुश्किल कंपटीटर मानता था। उसे लगता था कि वो जीतने के लिए उसे ठीक से उनकी फैक्ट्री में काम नहीं करने देंगे। हम देखते हैं कि एलेक्स क्लाशनिकोव से मिलने आता है। वो विश्व युद्ध के दौरान घायल हो गया था और उसे भी अब जंग पर जाने की परमिशन नहीं थी। क्लाशनिकोव अपने गुस्से को इस बार दरकिनार करके एलेक्स से कहता है कि 1943 के कंपटीशन में उसकी बनाई हुई गन मेरी गन से बेहतर थी। एलेक्स ये सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है और वो गन अब तुम्हें सिर्फ म्यूजियम में देखने को मिलेगी। सरकार को अब हल्की बंदूकें चाहिए, वैसी बंदूकें जैसी तुमने बनाई थी। एलेक्स उसे कहता है कि यहाँ ऐसा ही चलता है। उस दिन उन्हें मेरी जरूरत थी, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है, कल उन्हें किसी और की जरूरत होगी। हमारे जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाशनिकोव कॉनरो शहर में अपने गन के ऊपर फिर से काम शुरू कर देता है। उसे अलेक्जेंडर नाम का एक असिस्टेंट असाइन किया गया था और इतने सालों में ये पहला ऐसा आदमी था जो क्लाशनिकोव की हर बात मानता था। क्लाशनिकोव को अब हर चीज की बहुत बारीकी से समझ थी। वो इस बार किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला था। क्लाशनिकोव देखता है कि पहली बार उसकी गन के एक एक पुर्जे एक दूसरे से अच्छी तरह से फिट हो रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि ये सभी पुर्जे एक दूसरे के लिए ही बने थे। ये साल था 1947। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए 2 साल बीत चुके थे और क्लाशनिकोव की गन बनकर तैयार हो चुकी थी। सभी को उनकी गन्स टेस्ट करने के लिए हफ्ते के कुछ दिन पहले से ही तय किए गए थे। उसे पता चलता है कि उसकी गन्स की टेस्टिंग का दिन कंपटीशन से एक दिन पहले पड़ रहा था। इसका मतलब ये था कि अगर टेस्टिंग के समय उसकी गन में कोई प्रॉब्लम आती तो उन्हें उसे सुधारने का समय नहीं मिलता। क्लाशनिकोव को उस गन को आज ही टेस्ट करना था, जिसके लिए वो अपने सीनियर ऑफिसर से इसकी परमिशन मांगने जाता है। पर आगे से उसे जवाब आता है कि अभी कुछ दिनों तक देख्तरोव की बनाई हुई गन्स को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उसका नंबर आएगा। क्लाशनिकोव उन्हें कहता है कि हमें बस इस गन को टेस्ट करना है, हम इसे जंगल में भी टेस्ट कर सकते हैं। पर उसके सीनियर्स उसे बताते हैं कि यहाँ से हथियार बाहर ले जाना रूल्स के खिलाफ है और ऐसा करने पर उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। क्लाशनिकोव ने जिद कर ली थी कि वो उसे आज के आज ही टेस्ट करेगा। हम देखते हैं कि वो अपने असिस्टेंट के साथ उस गन को लेकर ग्राउंड के पीछे जाता है और उस गन से निशाना साध कर एक के बाद एक कई राउंड्स फायर करता है। जब उसके सीनियर्स बिना परमिशन के उसे टेस्टिंग करते हुए देखते हैं तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसने ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया था। क्लाशनिकोव अरेस्ट होने के बाद भी बहुत खुश था।
क्योंकि उसे टेस्टिंग से पता चल गया था कि ये उसकी अब तक की सबसे अच्छी बंदूक है। हम देखते हैं कि क्लाश्निकोव को देख्तरोव के सामने पेश किया जाता है। पता नहीं कैसे, पर देख्तरोव उसके बारे में पहले से जानता था। वो क्लाश्निकोव से कहते हैं कि 1943 के कंपटीशन में जो उसने गन बनाई थी वो सच कहूँ तो काफी वाहियात थी, लेकिन तुम्हारे हाथ की कारीगरी का सच में कोई जवाब नहीं। इतनी दूर तक तो कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं पहुंच पाता जितनी दूर तक तुम आए हो। देख्तरोव क्लाश्निकोव से कहते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी गन के डिजाइन देख सकता हूँ। क्लाश्निकोव को कोई एतराज नहीं था। हम देखते हैं कि वो देख्तरोव को उसकी गन का पूरा टेक्निकल डिजाइन और उसकी पूरी वर्किंग शो करता है। देख्तरोव उसे देखकर हैरान था, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कोई वेपन नहीं देखा जिसके सभी पुर्जे इतने अच्छे से आपस में तालमेल बनाते हो। देख्तरोव उनसे कहता है कि क्लाश्निकोव की ये गन उसकी डिजाइन की हुई गन से बहुत ज्यादा बेहतर है। क्लाश्निकोव को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसने ये अभी अभी क्या सुन लिया। देख्तरोव खुद का नाम उस कंपटीशन से बाहर निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएंगे। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि वो उसकी गन्स को कहीं अलमारी में छुपा कर रख दें और ध्यान रखना कि वो किसी को दोबारा दिखाई ना दें। हम देखते हैं कि अगले दिन सभी क्वालिफाइड हथियारों की टेस्टिंग की जा रही थी। उन्हें पानी में डुबाकर, रेत में रगड़कर उनसे टारगेट पर निशाना लगाया जा रहा था। इतनी हैवी टेस्टिंग देखकर क्लाश्निकोव भी घबराया हुआ था। उसके पिछले 5 सालों की मेहनत का नतीजा आज इस एक दिन में आने वाला था। हम देखते हैं कि कुछ बंदूकें पानी में डुबाने या फिर रेत में रगड़ने की वजह से काम करना बंद पड़ गई थी, या तो वो रिलोड नहीं हो रही थी या फिर वो जाम हो गई थी। बिल्कुल आखिर में क्लाश्निकोव की गन को टेस्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि क्लाश्निकोव की बनाई हुई गन किसी भी टेस्ट में फेल नहीं होती। उस गन से चाहे एक शॉट फायर किया जाए या फिर उससे एक के बाद एक लगातार शॉट्स फायर किए जाएं, पूरी टेस्टिंग के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस बंदूक ने एक भी ट्रिगर पर रिस्पॉन्ड ना किया हो। उसकी इतने सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। क्लाश्निकोव कैटरीना के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी बनाई हुई गन ही मिलिट्री टेस्ट को क्वालिफाई कर पाई। कैटरीना भी उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये सुनकर क्लाश्निकोव बहुत खुश होता है कि उतना खुश तो वो अपनी गन के क्वालिफाई करने पर भी नहीं हुआ था। क्लाश्निकोव को आगे चलकर उसके इस आविष्कार के लिए उसे मेडल से सम्मानित किया जाता है। ये साल था 1949। क्लाश्निकोव अब एक हाई रैंक ऑफिसर बन गया था। उसका सीनियर उससे पूछता है कि वो आखिरी बार अपनी माँ से मिलने कब गया था। क्लाश्निकोव उन्हें बताता है कि उनसे मिले हुए तो उसे इतने साल हो गए कि अब जो उनका चेहरा भी भूल गया है। उसने सोचा था कि कंपटीशन को जीतने के बाद वो उनसे मिलने जाएगा, लेकिन आज उस बात को बीते हुए भी 6 साल हो चुके हैं। उसका सीनियर उसे कहता है कि वो उसकी छुट्टियां ग्रांट कर रहा है और अब समय आ चुका है कि तुम अपनी माँ को जाकर ये बताओ कि तुमने इस महान देश के लिए क्या किया है। क्लाश्निकोव को कुछ नए सोल्जर्स के सामने खड़ा किया जाता है और उन सभी के पास क्लाश्निकोव की AK-47 राइफल थी। जी हाँ, आपने सही सुना, AK-47। इस नाम का आइडिया क्लाश्निकोव को कैटरीना की उसी इलेक्ट्रिक मिक्सर से आया था जिसके बारे में वो उसे मजाक मजाक में बता रही थी। हम देखते हैं कि उसके सीनियर उन नए सोल्जर्स को क्लाश्निकोव के बारे में बताते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि ये वही महान आविष्कारक हैं जिनकी बनाई हुई बंदूकें आज आप सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी सोल्जर्स क्लाश्निकोव को सल्यूट करते हैं और क्लाश्निकोव भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाश्निकोव कैटरीना और अपने 2 बच्चों के साथ अपने गांव अपनी माँ से मिलने जाता है। वो अपने घर पूरे 8 साल बाद वापस लौटा था। उसकी माँ उन्हें देखते ही उन सभी को गले लगा लेती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे चलकर AK-47 दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला हथियार बना और तब से लेकर आज तक 200 मिलियन AK-47 बनाई जा चुकी हैं। AK-47 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज वेपन है। यहाँ तक कि बच्चे भी सिर्फ उसकी तस्वीर देखकर इस राइफल का नाम बता सकते हैं। क्लाश्निकोव ने अपने जिंदा रहते अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनके इस आविष्कार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनके देश की सुरक्षा के लिए किया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें ना ही पॉपुलर हो तो बेहतर है। हथियार भी कुछ न कुछ उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आज हम सबको पता है कि AK-47 का ज्यादातर इस्तेमाल किन लोगों के द्वारा और किस काम के लिए किया जाता है। क्लाश्निकोव का सन 2013 में देहांत हो गया और इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि उन्हें अपने इस आविष्कार पर गर्व नहीं बल्कि पछतावा होता है।